सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी एक विशेष सीरीज जो अभी चल रही है गुरु पूर्णिमा की। और इस विशेष मौके पर हमारे साथ आज विशेष हमारे मित्र हैं एस्ट्रो योगेश जी, योगेश भारद्वाज जी। और आज इनका जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हमारे साथ में आए। नमस्कार योगेश जी, प्रणाम। नमस्कार दिनेश भाई। वेलकम। नमस्कार आपको और वैदिक विजन की टीम को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। ये आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, गुरु पूर्णिमा पे अलग अलग टॉपिक्स को कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये सीरीज सभी दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और वैदिक विजन के सभी मेंबर्स इसको आगे भी चाहेंगे कि ये चले। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी जी। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप बताएं सर, आज का टॉपिक क्या है आज का? जी दिनेश जी, आज मैं थोड़ा सा पुष्कर नवांश के बारे में बात करना चाहता हूँ। नवांश के अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है पुष्कर नवांश का, जिसके लिए जो जो प्लैनेट्स पुष्कर नवांश में होते हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। तो पुष्कर नवांश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। क्या होता है, किस तरह से ये बनता है कुंडली के अंदर, और ये किस तरह से फल देता है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरुआत करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करें सर। जी। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है आपके पास। जी। तो आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। जी बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। तो हम ये पुष्कर नवांश का कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है ये, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कब ये काम करता है और कब काम नहीं करता, और क्या कंडीशंस होती हैं कि कई बार ग्रह पुष्कर नवांश में होते हैं फिर भी वो फल नहीं देते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं कि नहीं। हमारे 4 ग्रह पुष्कर नवांश में है, 5 ग्रह पुष्कर नवांश में है, बट हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो पुष्कर नवांश जो है बेसिकली वो ग्रह होते हैं जो D9 में किसी स्पेशल पोजीशन में चले जाते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं ये बहुत शुभ माने जाते हैं। ये ग्रह उच्च के ग्रहों की तरह से बिहेव करते हैं, उनकी तरह का ये रिजल्ट देते हैं। अगर हम पुराने ग्रंथों को देखें तो ये पुष्कर नवांश के बारे में कुछ ग्रंथों में ही लिखा गया है, बहुत ज्यादा इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। विद्या माधवियम जो पुष्कर शर्मा जी की बुक है, तो विष्णु शर्मा जी की पुस्तक है, उसमें चंद्रकला लाड़ी, ऐसी 2-3 पुस्तकों में इसके बारे में लिखा गया है। और ये यहाँ पर स्लाइड में जो आप देख रहे हैं ये विद्या माधवियम में मुहूर्त दीपिकम नाम का एक चैप्टर है, उसमें से ये लिया है मैंने। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर पुष्कर नवांश का शब्द बार बार आ रहा है। जी जी। और ये जो लास्ट की 4 लाइन है, पंक्ति है, ये एक श्लोक है। मेषे सप्त नवमो नो नो। वृषे च द्वितीय पंचमा वंशौ षष्ठाष्टमो च मिथुने कर्किण यात्यम तृतीयम च यद् राशौ प्रोक्तम तदेव तस्मास्तु पंचमे नवमे एतत् सर्वम विद्यात् पुष्कर देशम बुधय दृष्टम। तो यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने पुष्कर नवांश को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये मैंने सोर्स दिया है ताकि दर्शकों को ये पता चले कि पुष्कर नवांश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। जी। तो जो वहाँ पर उन्होंने बताया है विष्णु शर्मा जी ने, अब वो यहाँ पर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पुष्कर नवांश जो होता है कैसे निकाला जाता है कि अग्नि तत्व की जो राशि होती है, जो कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि होती है, धनुराशि करेक्ट। इन 3 राशियों में अगर कोई ग्रह T1 चार्ट में यानी कि राशि कुंडली चक्र में, मुख्य कुंडली में अगर 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट के बीच है, या 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच है, तो वो ग्रह नवांश में, पुष्कर नवांश में माना जाएगा। इसी तरह से पृथ्वी तत्व की राशि हो गई वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन 3 राशियों में अगर कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट। 40 मिनट के ठीक है। बीच में, तो वो पुष्कर नवांश में चला जाएगा। इसी तरह से वायु तत्व राशियों के लिए ये 2 डिग्रीज दी गई हैं, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट। और जल तत्व के लिए पहला नवांश यानी कि 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 मिनट, डिग्री 40 मिनट से 10 मिनट। तो
तत्व के हिसाब से ग्रह जो होते हैं उनकी डिग्रीज डिफाइन की गई हैं D1 के तत्व के हिसाब से, और जी। ये पुष्कर नवांश में चले जाते करेक्ट। हैं। अच्छा, अब ये जो पुष्कर नवांश होता है, ये हर D1 की हर राशि में 2 पुष्कर नवांश डिग्रीज होती हैं। हम्म। D1 में 2 पुष्कर नवांश की डिग्रीज होती हैं। जैसे हमने यहाँ पीछे देखा कि अग्नि तत्व की दोनों राशियों में 2 डिग्रीज 2 डिग्रीज आ गई, ठीक है। पृथ्वी में भी, वायु में भी, जल में भी। तो और सभी जल में भी। राशियों में 2-2 डिग्रीज ऐसी हैं जहां पर ग्रह पुष्कर नवांश में जा सकता है। तो 12 राशि हो गई, हर राशि में 2 पुष्कर नवांश की डिग्रीज होती हैं, तो टोटल पुष्कर नवांश 24 हो 24 जाते हो गए, ठीक है। हैं। बहुत आसान गणित है कि 24 के पुष्कर नवांश हो गए। हर पुष्कर नवांश जो होता है 3 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट का। ये भी हमने देख लिया। अच्छा, अब ये जो एक चीज यहाँ पर है कि पुष्कर नवांश जब D9 में यानी नवांश कुंडली में जब पुष्कर नवांश बनता है, ये केवल शुभ ग्रह और उनकी शुभ राशियां ही देती। हम्म। तो जैसे वृषभ राशि शुक्र की होती है, शुक्र को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना शुभ गया है, ग्रह है। तो वृषभ राशि में 6 पुष्कर नवांश बनते हैं। इसी तरह से कर्क राशि जो चंद्रमा की मानी गई है, चंद्रमा को भी शुभ ग्रह ही माना जाता है, मैलेफिक नहीं माना जाता, तो चंद्रमा में 3 पुष्कर नवांश आते हैं। कन्या राशि बुध की है, उसमें 3 नवांश आते हैं, पुष्कर नवांश आते हैं। तुला राशि जो दोबारा शुक्र की ही है, उसमें 3 पुष्कर नवांश आते हैं। उसके बाद सबसे शुभ ग्रह हमारे गुरु गुरु। बृहस्पति, उनकी धनु राशि में 3 आते हैं और उनकी मीन राशि में 6 पुष्कर नवांश बनते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं। अब आप अगर इन्हें जोड़ेंगे, 6 और इस पूरी संख्या को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 24 आते हैं। तो इस तरह से जो 24 पुष्कर नवांश होते हैं वो नवांश में जाके इन राशियों में स्थित होते हैं, इन राशियों में नवांश बनाए जाते हम्म। हैं। अब जो पुष्कर नवांश की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो ग्रह पुष्कर नवांश में जाता है वो एक उच्च के ग्रह की तरह से शुभ फल देता है। जैसे नाम ही है पुष्कर, तो पुष्कर का मतलब होता है, पुष्कर जो शब्द है वो ऑस्पिशियस ही माना गया है, हिंदी या संस्कृत में ऑस्पिशियस शब्द होता है। तो पुष्कर नवांश नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई शुभता जुड़ी हुई है। तो पुष्कर नवांश के ग्रह उच्च के ग्रह की तरह से रिजल्ट देते हैं। पुष्कर नवांश को जनरल प्रिडिक्शंस में यानी कि जनरल फलादेश में भी यूज करते हैं। उसके अलावा इसको मुहूर्त में और होरारी शास्त्र में भी इसका इस्तेमाल, इसको प्रयोग किया जाता है। तो मुहूर्त में या होरारी में उस समय की नवांश कुंडली के अंदर ग्रहों को देखा जाएगा कि कितने ग्रह पुष्कर नवांश में उस समय हैं। जितने ज्यादा ग्रह पुष्कर नवांश में होंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उतनी ज्यादा कुंडली में शुभता होती है, उतने ज्यादा ग्रह आपको शुभ फल देने की कोशिश करते हैं। तो जितने ज्यादा ग्रह पुष्कर नवांश में होंगे उतना अच्छा है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि पुष्कर नवांश किस तरह से काम करता है कुंडली में। ये तो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया हमारा कि ये पुष्कर नवांश होता है। अब ये पुष्कर नवांश काम किस तरह से करता है इसको हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली है, और मैंने किसी सेलिब्रिटी की कुंडली ना लेके नॉर्मल हम जैसे आम जन की कुंडली मैंने ली है यहाँ पर। ये लेफ्ट साइड पे हो गई इनकी जन्म कुंडली हो गई इस जातक की, और राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ पे जो कुंडली है ये इनकी नवांश कुंडली हो गई, और नीचे इनकी दशा दी हुई है। तो मैं ये यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कुंडली से नवांश कुंडली के बीच में पुष्कर नवांश का रिलेशन निकाला जाता है, और किस तरह से वो ग्रह अपनी दशा में कार्य करते हैं, किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं। अगर वो ग्रह उच्च की ग्रह की तरह से या एक शुभ ग्रह की तरह से काम कर रहा है, तो वो अपनी दशा में किस तरह से बिहेव करेगा, ये इस एग्जाम्पल में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये D1 चार्ट है या बर्थ चार्ट है, इसमें कौन से ग्रह पुष्कर नवांश में हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वृषभ राशि के अंदर शुक्र और शनि, ये 6 डिग्री 20 मिनट 6 डिग्री 40 से 10 मिनट के गैप के अंदर है। ये शुक्र की डिग्री है 8 डिग्री 29 मिनट, शनि की है 9 डिग्री 47 मिनट। दोनों गुरु नवांश में। दोनों ग्रह पुष्कर नवांश में आ जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। मंगल पुष्कर नवांश में नहीं है,
क्योंकि मंगल की डिग्री 10 से ज्यादा है। उसके बाद केतु को देखते हैं। केतु जल तत्व राशि में है, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में है, तो केतु पुष्कर नवांश में आ गया। तो अगला ग्रह केतु हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं गुरु और चंद्रमा को। गुरु और चंद्रमा जो है धनु राशि के अंदर है, धनु राशि के अंदर ये पुष्कर नवांश में, यहाँ पर इनकी डिग्रीज नहीं। उसके बाद राहु को देखते हैं। राहु पुष्कर नवांश के अंदर दोबारा से आ गया। राहु पृथ्वी तत्व राशि के अंदर है, 8 डिग्री 26 मिनट का है, तो ये भी पुष्कर नवांश में आ गया। तो इस कुंडली में ये 4 ग्रह, शुक्र, शनि, केतु और राहु, ये 4 ग्रह पुष्कर नवांश में आ गए। अब ये ग्रह नवांश में कहाँ पर गए हैं ये देखते हैं। तो नवांश में देखिए कि राहु, शुक्र और शनि ये चतुर्थ भाव में आ गए। D9 कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन नवांश में आ गए हैं। और केतु दशम भाव में, D9 की नवांश कुंडली के दशम भाव में कन्या नवांश में केतु। तो ये 4 ग्रह जो हैं ये पुष्कर नवांश के हो गए। तो राहु, शुक्र, शनि, केतु, ये 4 ग्रह पुष्कर नवांश में आ गए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए ये नवांश के अंदर चारों ग्रह केंद्र में है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं वो एक जनरल एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि वो स्ट्रांग होते हैं। तो ये ना केवल पुष्कर नवांश में आए, उसके अतिरिक्त ये ग्रह केंद्र में भी स्थित है नवांश कुंडली के। तो ये इनको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा है ये फैक्टर। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि शुक्र ग्रह ना केवल पुष्कर नवांश में आया है, बल्कि ये उच्च का भी है। पुष्कर नवांश में आया वो तो एक फैक्टर हो गया इसके साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ ये है कि ये अ, शुक्र ग्रह ये उच्च का भी है। तो इसके साथ डबल ऑस्पिशियसनेस जुड़ गई शुक्र के साथ, कि पुष्कर नवांश में होने के साथ साथ ये उच्च का भी हो चुका नवांश कुंडली। तो ये जिस पर्सन की कुंडली है, जिस जातक की कुंडली है, इनको अपने पिता से बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्होंने इनहेरिट की है। इनको काफी प्रॉपर्टी मिली थी, ये काफी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। पैसे वाले समृद्ध परिवार को बिलोंग करते हैं ये। तो इनको काफी प्रॉपर्टी मिली थी। तो इनका देखिए, इनका जो जन्म हुआ था केतु की दशा में हुआ था, जो खुद पुष्कर नवांश। दूसरी दशा इन्हें मिली शुक्र की, 20 साल की दशा मिली थी, वो भी पुष्कर नवांश के अंदर। तो जन्म की जो दशाएं थी वो भी इन्हें पुष्कर नवांश की मिली। तो पुष्कर नवांश इनकी कुंडली में पूरी तरह से ये काम कर रहा है, इनको काफी प्रॉपर्टी मिली है। अब उसके बाद ये देखिए कि अभी इस समय इनकी राहु की दशा चल रही है। ये 9 फरवरी 2016 से ये स्टार्टिंग डेट्स हैं दशाओं की। तो 9 फरवरी 2016 से लेकर 9 फरवरी 2034 तक इनकी राहु की दशा रहेगी। 2034 में गुरु की दशा आएगी। तो फिलहाल इस समय इनकी राहु की दशा चल रही है और राहु पुष्कर नवांश में है। तो राहु इन्हें कुछ तो फल देगा पुष्कर नवांश के भी। तो ये जातक राहु की दशा में आज से करीब 4-5 साल पहले ये बाहर इमिग्रेट कर गए। इन्होंने बाहर की कनाडा की सिटीजनशिप भी इन्हें मिल गई है। वहां पर भी इन्होंने काफी प्रॉपर्टी खरीदी है, काफी एसेट्स इन्होंने वहां पर डेवलप। तो ये देखिए कि राहु की दशा जो है ये इनको काफी सपोर्ट कर रही है। तो पुष्कर नवांश के जो ग्रह होते हैं, उन अगर वो स्ट्रांग है कुंडली में, तो उनकी दशाओं में वो अपनी तरफ से समृद्धि, पैसा और धन की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए इन्हें इस शब्द को पुष्कर नवांश शब्द कहा गया है। तो ये दिनेश जी एक कुंडली हो गई जिसमें मैंने दिखाया कि किस तरह से पुष्कर नवांश को हम निकालते हैं, उसको नवांश में कैसे स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि शुक्र जो था इनका काफी स्ट्रांग है, और उसके साथ जब पुष्कर नवांश के ग्रह की दशा अभी चल रही है, तो उसका उन्हें क्या बेनिफिट मिला कि ये यहाँ से बाहर चले गए, इनको कनाडा की सिटीजनशिप मिल चुकी है, और इन्होंने वहां भी काफी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है। तो दशा इनके लिए पूरा सपोर्ट कर रही है। जी। ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर पुष्कर नवांश का ग्रह अपने शुभ फल दे रहा है। जी। कई लोग कहते हैं कि पुष्कर नवांश के ग्रह जो हैं उनके पास कुंडली में पुष्कर नवांश के ग्रह हैं, बट उन्हें उसका फल, शुभ फल नहीं मिलता।
वो पुष्कर नवांश के ग्रह होने के बावजूद उसके पुष्कर नवांश के ग्रह अपना रिजल्ट नहीं दे रहे, जिस तरह का रिजल्ट उनसे एक्सपेक्ट वो कर रहे थे कि बहुत स्ट्रांग और अच्छा रिजल्ट देंगे, तो वो काम नहीं करा। तो पुष्कर नवांश के ग्रह जो होते हैं वो भी कभी कभी काम नहीं करते। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं हम, कि किस तरह से ग्रह पुष्कर नवांश में होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो जी। उसके साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई है, वो कंडीशंस मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद में कंडीशंस भी बताऊंगा। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। अब ये अगेन एक कुंडली देखिए, ये भी एक नॉर्मल पर्सन की, हमारे जैसे आम इंसान की कुंडली है। अब इनकी ये इनका D1 चार्ट हो गया, ये D9 चार्ट हो गया, ये इनकी दशाएं। तो यहाँ पर अब इनका देखिए कि इनके ग्रह निकालने शुरू करते हैं कि कितने ग्रह इनके पुष्कर नवांश में है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं चंद्रमा को, लगन से शुरू करते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा पुष्कर नवांश में, सिंह राशि के अंदर चंद्रमा है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 मिनट 30 डिग्री के बीच के इंटरवल के अंदर है ये D1 चार्ट में। तो ये पुष्कर नवांश में है, चंद्रमा पुष्कर नवांश में। उसके बाद उसके बाद नीचे चलते हैं, गुरु जो है वो पुष्कर नवांश में नहीं है, राहु फिर पुष्कर नवांश में। राहु मकर राशि में है, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच वाले इंटरवल में है। तो ये राहु भी पुष्कर नवांश में आ गया। उसके बाद शुक्र इनका पुष्कर नवांश में है। शनि और मंगल दोनों पुष्कर नवांश में। करेक्ट। ठीक है, पृथ्वी तत्व राशि के अंदर है वही। और राहु की तरह से ये 6 डिग्री 40 मिनट से 10 मिनट के 10 डिग्री के बीच में। तो शुक्र और सॉरी शनि और मंगल भी इनके पुष्कर नवांश में है, और केतु भी पुष्कर नवांश ऑलमोस्ट सारे ग्रह में। जी। तो ये देखिए कि 6 ग्रह इनके, 6 मुख्य ग्रह इनके पुष्कर नवांश के अंदर हैं। तो ये जातक तो बहुत बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, कोई करोड़पति अरबपति जैसा इनका स्टेटस होना चाहिए, सोशल स्टेटस भी इनका बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ लगता है। तो अगर ये जात, अब इस कुंडली को देख के यही लगेगा कि इस इंसान का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई होगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अभी आगे डिस्कशन करने से पहले अब ये देखते हैं कि ग्रह पुष्कर नवांश में गए कहाँ पर है। तो केतु को अगर हम देखेंगे, केतु देखिए, केतु जो है पंचम भाव में आ गया है D9 कुंडली के। उसके बाद शुक्र, उसके बाद चंद्रमा, और राहु शनि और मंगल, ये ग्रह इस तरह से यहाँ पर स्थित है D9 कुंडली के अंदर। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे कि 3 ग्रह तो जो D1 के हिसाब से अगर हम देखें तो लाभ स्थान के अंदर है, केतु जो है ये भी त्रिकोण के अंदर है। तो ये ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं। तो इनके 6 ग्रह पुष्कर नवांश में आ गए, चंद्रमा, राहु, शुक्र, मंगल, शनि और केतु। बट इस जातक का जीवन एक नॉर्मल इंसान की तरह से है। इनका इकोनॉमिक स्टेटस, इनका सोशल स्टेटस बिल्कुल एक नॉर्मल है। किसी भी तरह से 6 ग्रह पुष्कर नवांश में जो फल देना चाहिए उस तरीके का कोई भी फैक्टर इनकी लाइफ में नहीं। सिंपल स्टेटस है, सिंपल मिडिल क्लास स्टेटस है, कोई उसके अंदर विशेषता नहीं है। लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, इनकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, फैमिली के बहुत सारे इश्यूज हैं, स्पाउस के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, स्पाउस की हेल्थ को लेके, फाइनेंसिस की बहुत प्रॉब्लम है। तो किसी भी तरह से देखिए ग्रह जो हैं, 6 ग्रह पुष्कर नवांश में होने के बाद भी उनका कोई फल नहीं मिल रहा। हर तरह की लाइफ में इश्यूज हैं जो एक नॉर्मल इंसान के साथ होते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो सारी चीजें हैं। खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिवार के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं, फाइनेंसिस की भी बहुत इशू है। सो अब यहाँ पर सवाल ये है, और कोई भी ये करेगा कि जब 6 ग्रह पुष्कर नवांश में हैं तो वो काम क्यों नहीं करता। तो क्या पुष्कर नवांश का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्या पुष्कर नवांश एक फ्लू कॉन्सेप्ट है? ऐसा नहीं है, पुष्कर नवांश के साथ कुछ नियम जुड़े हुए हैं। तो वो नियम क्या है वो अभी हम डिस्कशन करते हैं। जी। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम इनकी, कि सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए राहु शनि और मंगल, राहु और शनि और मंगल, ये 3 ग्रह जो हैं, ये मीन राशि, मीन नवांश के अंदर है। करेक्ट। जीवन कुंडली के में कहाँ पर आ रही है, ये देखिए, 8th हाउस आ गया। है ना। तो
3 ग्रह कम से कम राहु, शनि और मंगल इसलिए रिजल्ट नहीं दे रहे हैं कि वो D1 कुंडली के अंदर जिस राशि में जाके, जिस राशि के नवांश में जाके वो पुष्कर नवांश में आए हैं, वो राशि खुद D1 चार्ट के अष्टम भाव में आती है। तो ये 3 ग्रह तो पूरी तरह से रिजल्ट नहीं दे रहे और ना देंगे। तो ये ग्रह जो है क्या रिजल्ट देंगे, ये अपने नॉर्मल रिजल्ट देंगे जो इन्होंने देने हैं। अब आप इन ग्रहों को पुष्कर नवांश में ना माने, ये ग्रह पुष्कर नवांश में, इनको नॉर्मल ग्रह की तरह से ट्रीट करिए, नॉर्मल ग्रह की तरह से इनके फल लगाएंगे तो ये कुंडली का फलादेश होगा। पुष्कर नवांश को यहाँ पर वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो ये रीजन है कि ये इन ग्रहों ने अपना रिजल्ट नहीं दिया कम से कम। वैसे केतु, शुक्र और चंद्रमा के साथ भी कुछ फैक्टर जुड़े हुए हैं, पर वो कुछ डिफरेंट फैक्टर हैं, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इन 3 ग्रहों ने काम क्यों नहीं किया। बट अभी के लिए अभी हम देखते हैं कि 3 ग्रह तो कम से कम काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो राशि है, ये जिस राशि के नवांश में गए D1 चार्ट में 8वें भाव में। अष्टम स्थान में आते हैं, ठीक, करेक्ट। तो अब यहाँ से थोड़ा सा एक हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि पुष्कर नवांश के ग्रह भी ऑस्पिशियस और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं देते हैं, दे डू नॉट गिव, नहीं देते हैं। क्या कंडीशन है उनकी? पहली चीज कि अगर नवांश कुंडली में वो ग्रह जिस पुष्कर नवांश में जा रहे हैं वो राशि D1 चार्ट के यानी कि राशि कुंडली के त्रिक भाव में जाती है, यानी कि छठे, 8वें या 12वें भाव में अगर वो राशि आ रही है, तो ग्रह पुष्कर नवांश में होने के बाद भी उच्च के रिजल्ट या पुष्कर नवांश के रिजल्ट नहीं देगा। त्रिक भाव से अगर संबंध बन गया उस राशि का, ग्रह का नहीं, राशि का, राशि का। वो राशि अगर D1 कुंडली के त्रिक भाव में आ रही है, तो वो ग्रह वहां पर काम नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि वो राशि, देखिए सब पहले भाव और राशि आती है, ग्रह तो बाद में आता है ना। पहले करेक्ट। भाव, फिर राशि, फिर ग्रह। ग्रह तो लास्ट एंटिटी होती है। ग्रह तभी काम करेगा जब उसे भाव और राशि अच्छे मिल रहे हैं। अगर भाव और राशि में ही स्ट्रेंथ नहीं है या वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ग्रह अकेला कोई काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पुष्कर नवांश में अगर भाव और राशि ठीक नहीं मिली है, तो ग्रह काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, इस कंडीशन में, ये ग्रह जो है, जो उसकी नॉर्मल रिजल्ट है, जो उसकी अपनी पोजीशन के हिसाब से, वो उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु नवांश में बैठा है, या उच्च के नवांश अपने स्वयं के नवांश में बैठा है, वो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। अब आप उसको एक नॉर्मल प्लैनेट की तरह से स्टडी करिए और बाकी सब चीजें देखिए, मतलब जिस तरह से एक जनरल कुंडली को हम स्टडी करते हैं उस तरह से करिए। पुष्कर नवांश को कॉन्सेप्ट को वहां पर हम स्टडी नहीं कर सकते। नहीं करते। तो ये हमने एक सूत्र देखा कि क्यों ग्रह कभी कभी पुष्कर नवांश में होने के बाद भी रिजल्ट नहीं देते हैं, और ऐसे 2-3 रीजन और भी होते हैं जब ग्रह पुष्कर नवांश में उनके रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। बट आज के लिए हम अपने डिस्कशन को यहीं पर थोड़ा सा लिमिट करेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट है हम फिर कभी ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए सेपरेट डिस्कशन चाहिए। जी। इस तरह से ग्रह जो होते हैं ये पुष्कर नवांश में होने नहीं बहुत सुंदर योगेश भाई, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर तरह से, बहुत आसान तरह से सभी को समझाया, और बहुत आसान है। पुष्कर नवांश के भी कुछ कारण हैं जो आपने बताए हैं, और इसी तरीके से हम लोगों को इसको देख। बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद योगेश भाई। तो ये अभी हमने किया है यहाँ पर। तो जो भी दर्शक हैं ये इस वीडियो को विज्ञा वास्तु चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस, जैसे मैंने कहा कि शिखा जी ने डाले हैं, तो सभी दर्शक उन सभी वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद।